राष्ट्रीय रूप से बहुत जबरदस्त महत्वपूर्ण खबर है। क्या खबर है? हरियाणा सरकार ने साथियों हाल ही के अंदर एक बिल पास किया है। उस बिल का नाम है भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्वास में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार विधेयक 2021। साथियों, हरियाणा गवर्नमेंट, मनोहर लाल खट्टर सरकार साहब की गवर्नमेंट है जिसके द्वारा एक बिल पास किया गया। यह बिल अपने आप में एक ऐसा प्रयास है जो कि हरियाणा के अंदर किसानों के अधिकारों को कम करने वाला है, अधिकारों को कुचलने वाला है और कैपिटलिज्म को यानी पूंजीवाद को बढ़ाने वाला है। यानी उद्योगपतियों को तो मुआवजा देना है, लाभ पहुंचाना है और किसानों के हितों का नुकसान करना है। ऐसा इस बिल के ऊपर क्यों क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्रिटिसाइज क्यों किया जा रहा है? हरियाणा ने जो लैंड लॉ चेंज किए हैं उन्हें क्यों क्रिटिसाइज किया जा रहा है? आइए आज के सेशन में इस बारे में चर्चा किया जाएगा। साथियों, हम इस बात को समझें उससे पहले आपको बता दें कि यह आपके जीएस पेपर 2 का गवर्नेंस से संबंधित विषय है, आपको इसे समझना चाहिए। बिल का नाम है राइट टू फेयर कंपनसेशन। यह पूरी अंग्रेजी है, पढ़ लीजिएगा, शुरुआत में भी हमने दिया हुआ है। साथियों, ऐसा क्या है इस बिल के अंदर? पहले की तरफ इसे न्यूज के रूप में समझ लीजिएगा। साथियों, इस बिल के अंदर ट्यूसडे के दिन इस बिल को पारित किया गया हरियाणा के अंदर, हरियाणा की इस विधानसभा के द्वारा, और इसमें एक शब्द जोड़ा गया और वो शब्द क्या है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट टू द एग्जम्प्ट कैटेगरी। बस यहां से सारा की सारा विवाद शुरू हो गया। इन्होंने एक बिल पास किया जिसके माध्यम से जमीन का अधिग्रहण कैसे किया जाए इसके बारे में चर्चा होनी थी। जमीन के अधिग्रहण के कारण साथियों यह विषय इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि यहां पर एक शब्द था इस लाइन, मतलब इस बिल के अंदर, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा यानी कि कब्जा किया जाएगा, उस कब्जे के लिए सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जो कंसेंट है लैंड ऑनर का, वो खत्म कर दिया गया है। यानी कि इस बिल के अंदर जो कंसेंट लेना जरूरी था वो हटा दिया गया है। क्या होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, क्या होता है लैंड एक्विजिशन, क्यों ऐसी बातें कही जा रही हैं कि किसान का नुकसान होगा, आइए सब समझते हैं। पहले यह समझते हैं लैंड एक्विजिशन किसे कहते हैं। साथियों, असल में जिस जमीन पर आप रहते हैं, जिस जमीन पर मेरा घर बना हुआ है, जिस जमीन पर आप खेती करते हैं, साथियों ये सारी जगह वो हैं जहां पर पूरी तरह से भारत सरकार, राज्य सरकार का कब्जा है। भारत सरकार और राज्य सरकार भी क्यों बोला अभी मैं बताता हूं। हम लोग जिस जमीन के ऊपर रहते हैं इसके लिए हमें एक पट्टा मिलता है। आप में से भी बहुत सारे लोगों के पास जमीन के जो कागजात हैं उसमें लिखा हुआ है कि यह जमीन होने को तो सरकार की है लेकिन इसके ऊपर रहने का अधिकार इतने सालों का आपके पास है। 100 साल का पट्टा, अपन कई बार जब पट्टा लेने जाते हैं जमीन का तो वो इस प्रकार से होता है। ऐसे ही जो खेती करने की जमीन है वो भी आपको दी हुई है लेकिन वो पूरी तरह से सरकारी प्रॉपर्टी है। यूं ही समझ करके पहले शुरुआत में इस विचार को धारण कर लीजिए। लेकिन वास्तविकता में कभी भी सरकार आपको अपनी जमीन से हटाती नहीं है, क्योंकि सरकार कहती है कि आप ही तो सरकार हैं, तो क्यों हटाएं। ऐसी स्थिति में सही मायने में वो जमीन या तो मेरी जिस पर मैं रह रहा हूं, खेती की जमीन वो आपकी जिस पर आप खेती कर रहे हैं, इस प्रकार से ही चलती है। होता यह है कि जब आप जिस लैंड पर रहने लगते हैं या जिस पर आप कृषि कर रहे हैं उसके आप मालिक भी कहलाते हैं। आपके पास में लीगल पेपर होते हैं। जब आप मालिक हैं उस जमीन के तो आप ये चाहेंगे कि आपको उस जमीन से कोई हटाए नहीं। आप यही तो चाहेंगे कि आपको उस जमीन से कोई हटाए नहीं। इस काम को आप हटाने से रोकने के लिए अपने पास कुछ ऑफिशियल पेपर रखते हैं। अच्छा, लेकिन कई बार ऐसा होता है साथियों कि सरकार आपके पास आती है और यह कहती है कि मुझे इस जगह पर कुछ नए प्रोजेक्ट शुरू करने हैं। जैसे मेरे को आपके खेत में से होकर के सड़क निकालनी है, एक नेशनल हाईवे निकल रहा है जो आपके खेत में से होकर निकलेगा। आप मना नहीं कर सकते। साथियों, आपको मना करने का अधिकार नहीं है क्योंकि भूमि अधिग्रहण करना सरकार का अधिकार है। फिर आप पूछेंगे कि सर ऐसे तो मान लीजिए किसी राजनेता से मेरी दुश्मनी हो गई, कोई राजनेता है, मैं कोई बड़ा आदमी हूं, तो वो राजनेता यही चाहेगा कि मेरे खेतों में से होकर के जमीन निकाल, वो हाईवे निकाल दे, तो अल्टीमेटली तो मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। थोड़ा आगे चलते हैं, फिर आप इसके बारे में और क्लैरिटी ले आइएगा। सरकार ने कहा कि इधर से नई रेल लाइन डलेगी। सरकार ने कहा कि यहां पर नई इंडस्ट्री
इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मुझे लैंड एक्विजिशन करना है, भूमि का अधिग्रहण करना है। साथियों, अंग्रेजों के समय पर जब लैंड एक्विजिशन हुआ करता था तो जनता की सुनवाई नहीं होती थी। जनता की सुनवाई नहीं होती थी तो कुछ और होता था, मैं आपको बताता हूं। साथियों, लैंड एक्विजिशन जब नहीं हुआ करता था, पहले मैं आपको एक फैक्ट बताता हूं फिर आप समझेंगे। साथियों, पहले भारत में 1894 के अंदर अंग्रेजों के द्वारा बनाया हुआ एक एक्ट काम किया करता था, जिस काम के अंदर यह होता था कि सरकार अगर आपकी जमीन लेने आ रही है तो जमीन लेते समय वो आपसे कोई भी जानकारी यानी कि परमिशन नहीं मांगेगी। वो यही कहेगी कि लाइए ये जमीन हमारी है। आप पूछेंगे सर ये तो 1894 में होता था ना, उस समय से पहले थोड़ी, हमारे बाद में तो देश आजाद हो गया था। आजाद हो गया था लेकिन हमने कोई परिवर्तन नहीं किया था। सरकार ने कह दिया कि यहां पर सड़क बननी है तो बननी है, जमीन आपसे ले ली जाएगी। अब आप विरोध प्रदर्शन करते रहिए, कोर्ट में जाते रहिए। वर्ष 2013 के अंदर सरकार ने एक नया कानून बनाया जिसने साथियों 1894 में बने हुए कानून को हटा दिया। वर्ष 2013 में एक कानून बनाया जिसे हम लैंड एक्विजिशन कानून के नाम से जानते हैं। साथियों, 2013 में भारत सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया जिसे आप लैंड एक्विजिशन कानून के नाम से जानते हैं। और इस कानून के अंदर क्या किया गया साथियों, इस कानून के अंदर आप लोगों से किसी भी प्रकार की जमीन को लेने के लिए लैंड एक्विजिशन, एक्विजिशन का मतलब होता है अधिग्रहण, अधिग्रहण करने के लिए सरकार को आपसे परमिशन लेना कंपलसरी कर दिया गया। क्या कहा गया तो जरा जानिए। 2013 का जो भूमि अधिग्रहण कानून आया केंद्र सरकार के द्वारा, इसमें कहा गया कि आपसे परमिशन लेना तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक कि कोई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट हो रहा हो, लेकिन फिर भी 70% जो प्रभावित होने वाले परिवार हैं उनकी परमिशन लेनी जरूरी होगी यदि कोई प्रोजेक्ट पीपीपी प्रोजेक्ट पर आ रहा हो, और 80% परमिशन परिवारों की लेना जरूरी होगा यदि कोई प्राइवेट प्रोजेक्ट आ रहा हो। दोबारा सुनिए, 2013 के अंदर लैंड एक्विजिशन कानून आया, भूमि अधिग्रहण का कानून आया। 2013 के कानून के अंदर कहा गया, ध्यान से सुनिएगा, ये स्लाइड अगर आपने समझ ली तो ये अपने आप में बहुत कुछ आपको सिखाएगी। इसमें यह कहा गया कि सरकार अगर सड़क बनाना चाहती है तो आपसे पूछना जरूरी नहीं है, आपको जितनी जमीन आपकी थी उसका मुआवजा पकड़ा दिया जाएगा, सड़क से हटा दिया जाएगा, आपको जमीन से हटा दिया जाएगा। लेकिन सरकार कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला रही है जिसमें सरकार तो मालिक है लेकिन काम कोई प्राइवेट आदमी करने वाला है, जिसे हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कहते हैं। जैसे मान लीजिए सरकार ने एक सड़क बनाने का टेंडर जारी किया। अब सड़क बनाने के टेंडर में कोई भी प्राइवेट आदमी, आप, मैं या कोई भी और, जाकर से सरकार से ठेका प्राप्त कर लिया कि लाइए सर मैं कॉन्ट्रैक्टर हूं, मैं सड़क बना करके आपको इतने दिन में उपलब्ध करा दूंगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर यदि सरकार कोई जमीन अधिग्रहण कर रही है कि यहां से प्राइवेट आदमी सड़क बनाएगा, तो ऐसी स्थिति में सरकार को 70% जो लोग उस रास्ते में आने वाले हैं या उस जमीन से जो प्रभावित होने वाले हैं उन लोगों से परमिशन मांगना जरूरी है। 70% लोगों की परमिशन जरूरी है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट में। 2013 के कानून में यह बात लिखित में है। और कहा गया यदि सरकार किसी प्राइवेट कंपनी के लिए, जैसे मान लीजिए कि अभी ओला वाले गए तमिलनाडु के अंदर स्कूटर बनाने की फैक्ट्री लेने के लिए, तो सरकार ने उनके लिए भी जमीन का अधिग्रहण किया होगा, लेकिन उस काम के लिए उस जमीन से प्रभावित होने वाले 80% लोगों की परमिशन लेना अनिवार्य होता है। यानी कि कोई भी कार्य हो उसके लिए परमिशन लेना जरूरी है। अब अगर आपको यह बात समझ में आ गई तो अब हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है वो समझ लीजिए। साथियों, असल में इसी परमिशन को कहा जाता है सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। यानी कि सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब हुआ समाज के लोगों से पूछा जाए। साथियों, मैं आपको बता देना चाहता हूं, हरियाणा सरकार जो नया बिल लाई है उसमें पीपीपी मॉडल के लिए अब सरकार किसी से पूछेगी नहीं। यानी कि ये 70% जो लोगों का कंसेंट लेना अनिवार्य था, ये खत्म कर दिया गया है। यानी सोशल
सोशल इंपैक्ट असेसमेंट के नाम पर जो लोगों से जानकारी लेना या उनसे पूछना जरूरी था। देखिए, पहले तक ऐसा होता था कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट के लिए किसी से पूछना नहीं पड़ता था, लेकिन 70% लोगों से, उन लोगों से पूछना पड़ता था जो पीपीपी प्रोजेक्ट पे काम करते थे, उनके लिए जरूरी था। अब क्या किया गया है, हरियाणा गवर्नमेंट ने जो बिल लाई है उसमें अब पीपीपी प्रोजेक्ट के लिए भी वो आपसे पूछेंगे नहीं, जमीन का अधिग्रहण कर लेंगे। अब आप पूछेंगे सर ऐसे तो बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चली जाएगी, खाने पीने के संकट हो जाएंगे, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। 2013 के एक्ट में जो व्यवस्थाएं थी पहले वो सुन लीजिए, फिर आज जो हरियाणा गवर्नमेंट ने की है वो व्यवस्थाएं सुनिए। साथियों, अगर आपकी जमीन का अधिग्रहण सरकार ने कर लिया तो ऐसी स्थिति में 2013 का जो एक्ट कहता था, पहले अंग्रेजों के समय का एक्ट समझिए। अंग्रेजों के समय के एक्ट में जो 1894 का एक्ट था, जो देश की आजादी के बाद तक चला, उसमें यह होता था कि आपकी जमीन ले ली गई, मार्केट वैल्यू जितनी है उतना पैसा आपको पकड़ा दिया गया। अब आप पूछेंगे मार्केट वैल्यू कौन डिसाइड करता है? साथियों, सरकार ही डिसाइड करती है कितना भाव चल रहा है, उसके हिसाब से कंपनसेशन दे दिया जाता था। लेकिन 2013 में कानून के तहत यह कहा गया, मार्केट वैल्यू फॉर अर्बन एरियाज और अप टू डबल ऑफ द मार्केट वैल्यूज इन रूरल एरियाज, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जिन लोगों का अधिग्रहण किया जाएगा उनको जमीन का डबल दाम दिया जाएगा मार्केट रेट से। यह 2013 के कानून में ऐसा प्रावधान था। 2013 से पहले क्या था, चाहे गांव हो या शहर, एक ही भाव दिया जाता था। 2013 के कानून में क्या था कि शहर हो या गांव, शहर में मार्केट रेट मिलेगी और गांव में डबल मिलेगा। हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या किया है साथियों, हरियाणा गवर्नमेंट इस पद पे भी एक कदम आगे चली गई है। उसने क्या किया है, 2013 का जो एक्ट है यह केंद्र सरकार का एक्ट है जो संपूर्ण भारत पर लागू होता है। लेकिन चूंकि केंद्र सरकार जो एनडीए गवर्नमेंट है वो इस रूल को अमेंड नहीं कर पाई राज्यसभा में होते विरोध के कारण, इसलिए राज्य सरकारों में से हरियाणा सरकार ने इसे अपने लेवल पर ही सुधार लिया, क्योंकि जो भूमि है, लैंड जो है वो राज्य सूची का विषय भी है। इसलिए साथियों यहां पर इसने सुधार यह किया है कि जो रेट है वो कलेक्टर डिसाइड करेगा। यहां पर यह और विवाद का कारण बन गया है। कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जिसे आप कहते हैं, डीएम साहिब जिसे आप कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आप जिसे कहते हैं, जो एक आईएएस ऑफिसर होता है उस जिले का जहां पर भूमि अवाप्त की जा रही है, वो डिसाइड करेगा कि मुआवजा कितना देना है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आनी चाहिए जिसका कि विरोध हो रहा है। नंबर तीसरा, सोशल इंपैक्ट असेसमेंट का मतलब हुआ कि यह चीज चेक की जानी जरूरी है। क्या चीज चेक की? अगर सरकार किसी जमीन को अवाप्त कर रही है, अधिग्रहण कर रही है, तो 1894 का जो प्रावधान था, कौन सा प्रावधान, जो कि अंग्रेजों के समय का था, उसमें यह नहीं देखा जाता था कि कितना नुकसान होने वाला है इरिगेशन लैंड को। इरिगेशन का मतलब अगर सिंचित भूमि है जहां पर कृषि की जा सकती है, उसको कितना नुकसान होना वाला है, पहले इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं था। 2013 के अंदर जब केंद्र सरकार कानून लाई तो उसमें यह मैंडेटरी कर दिया गया, कंपलसरी कर दिया गया कि आपको चेक करना है कि इससे जमीन को कितना नुकसान हो रहा है। एक्सेप्ट केसेस ऑफ अर्जेंसी, इरिगेशन प्रोजेक्ट वेयर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट इज रिक्वायर्ड, यानी कि अगर कोई इरिगेशन वाली लैंड पर, सिंचाई वाले क्षेत्र के अंदर अगर यह काम किया जाना था तो वहां पर यह चेक किया जाता था कितना नुकसान होगा, और उस नुकसान की एवज में व्यक्ति को एक और जगह डेवलप करके दी जाती थी कि आप उस जगह जाके कृषि कर लें। साथियों, यहां पर हरियाणा सरकार ने यह मैंडेटरी फीचर भी हटा दिया है। पीपीपी मॉडल के अंदर अगर ऐसा कुछ होता है तो यहां पर एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जैसी कोई प्रावधान नहीं है। एनवायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट पे तो केंद्र सरकार ने भी अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि आप अपना प्रोजेक्ट लगाइए, जो प्रकृति को नुकसान हुआ है उतना पैसा हमें दे दीजिए, हम कहीं और प्रकृति को सुधार लेंगे। तो साथियों, यह दूसरा फेल है जो मैंने यहां पर आपको बताया। तीसरा, इसके बाद और कौन सा पॉइंट था वो समझिएगा साथियों। जो सॉलिटियम है यानी कि कंपनसेशन, अगर आपका घर टूट गया, घर टूटने पर आपको कितना मुआवजा दिया जाएगा,
1894 का एक्ट जो 2013 तक चलता गया, उसमें 30% तक ही आपको कंपनसेशन दिया जाता था। 2013 के एक्ट में 100% कंपनसेशन, घर टूटा उसका पूरा की पूरा मुआवजा मिलता था। हरियाणा गवर्नमेंट ने लैंड एक्विजिशन में क्या कहा है, 48 घंटे का नोटिस दिया जाएगा, 48 आवर्स का नोटिस दिया जाएगा अपनी जमीन को खाली करने के लिए। अगर 48 घंटे में कोई जमीन खाली नहीं करता है तो पूरा की पूरा जस्ता वहां पर पूरी तरह से पहुंच जाएगा उस जमीन को खाली कराने के लिए। यानी कि कंपनसेशन तो छोड़िए, आपके ऊपर कानून ना मानने का दंड लगेगा जो अलग। कंपनसेशन के नाम पर कोई भी क्लैरिटी ऑफ मतलब मार्क्स यहां पर नहीं आया है कि कितना कंपनसेशन दिए जाने का प्रावधान है। साथियों, पहले अंग्रेजों के समय ऐसा हुआ करता था कि यहां से जिन लोगों को विस्थापित किया जाता था उन्हें किसी भी जगह पर दोबारा से बसाने का कोई प्रावधान नहीं होता था। 2013 के एक्ट में यह कहा गया कि जिनके घर तोड़े जाएंगे उन्हें वापस बसाने का प्रावधान सरकार करेगी। लेकिन अगर हम आज हरियाणा सरकार की बात करें तो इसमें यह भी क्लैरिटी नहीं दी गई है कि पीपीपी मॉडल में क्या होगा। इतना एम्बिगुअस जो बिल आया है, इसका विरोध हो रहा है। इस विरोध के कारण साथियों ये पूरी तरह से सुर्खियों का पार्ट बना हुआ है। तो आपने अभी जो फीचर सुने लैंड एक्विजिशन के अंदर, जिसमें सोशल इंपैक्ट असेसमेंट जरूरी था, जहां पर लोगों को मुआवजा दिया जाता था, साथियों यहां पर ये सारी की सारी जो चीजें हैं ये मैंने आपको बता दी। साथियों बाद में ये मुआवजा रूरल क्षेत्र के अंदर 2013 में 4 गुना कर दिया गया था, अर्बन एरिया में 2 गुना कर दिया गया था। देश के अधिकांश हिस्सों में आज भी यही चलता है, आज भी यही चलता है। का मतलब है कि यदि रूरल एरिया में आपको गांव में से सड़क निकालनी है तो वहां का 4 गुना दाम आपको जमीन का देना होगा, और शहर में से निकालनी है तो 2 गुना दाम देना होगा। लेकिन अभी साथियों ये जो हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है, इसमें से सोशल इंपैक्ट असेसमेंट को हटा दिया गया है। इस कारण से इसका जबरदस्त विरोध हो रहा है। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी। अंडर द सेंट्रल एक्ट मैंने आपको बता दिया कि जो 70% लोगों का मतलब कंसेंट अनिवार्य था, अब यहां पर विद और विदाउट कंसेंट ऑफ ऑनर जो है यह काम किया जा सकेगा। इवन इरिगेटेड और कल्टीवेबल लैंड कैन नाउ बी एक्वायर्ड। यह हरियाणा के अंदर होने वाला एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। साथियों जहां पर केंद्र सरकार का प्रावधान 2013 से यह है कि 70% लोगों की परमिशन जरूरी है पीपीपी मॉडल के लिए, वहां पर अब जो कहा जा रहा है वो यह है कि यहां पर पीपीपी मॉडल के लिए इरिगेटेड और कल्टीवेबल जो लैंड है उसके अंदर यहां पर एक्वायर तो किया जाएगा, लेकिन यहां पर कंसेंट की जरूरत नहीं है। यानी विद और विदाउट कंसेंट भी हरियाणा सरकार ऐसा कर सकती है। कलेक्टर को यहां पर एक बिल के अंदर सेक्शन डाला गया है 31A, जिसके अंदर यह कहा गया है कि वो पेमेंट ऑफ लमसम इन ल्यू ऑफ रिहेबिलिटेशन दे सकता है, जिसके अंतर्गत 50% ऑफ कंपनसेशन डिटरमाइन किया गया है। जैसे 2013 के कानून में 100% कंपनसेशन देने की बात की गई थी, ऐसे यहां पर इस कंपनसेशन को 50% तक करने की बात की गई है। कहने का अर्थ यह है कि यदि आपको कंपनसेशन चाहिए जमीन का तो कलेक्टर डिसाइड करेगा कितना देना है, और वो लगभग 50% देकर के लमसम यानी कि लगभग इतना पकड़िए और जाइए टाइप से ये कर सकता है। कलेक्टर कैन डिटरमाइन द फेयर कंपनसेशन एंड मेक द अवार्ड विदाउट फर्दर इंक्वायरी इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट ऑल पर्सन इंटरेस्टेड इन द लैंड हैव कंसेंट टू द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द फ्री विल। Critics of the bill have argued that in such situation, tenants and poor person who may have non-proprietary right on the land are likely to lose out. साथियों चलो कम से कम इतना तो हुआ कि जिनके पास लैंड है उन्हें थोड़ा बहुत ही सही कुछ तो मिला। लेकिन साथियों यहां पर जो लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन सिंचाई जमीन नहीं थी, कैसे लोग जो बेचारे किसी तरह से मान लीजिए कि रह रहे हैं, मतलब झुग्गी झोंपड़ी वाले लोग हैं या फिर जबरदस्ती किसी जमीन पर आके डले हुए हैं सरकारी जमीन, उनका तो मामला ही साफ हो जाने वाला है। ठीक है ना। आंसर द शेयर ऑफ फीमेल हियर इज ऑफन टू बी लाइकली टू लॉस आउट। यहां पर एक चीज और कहा गया है कि पहले ऐसा हुआ करता था कि जब कंपनसेशन मिलता था तो घर के अंदर अगर कोई महिला उत्तराधिकारी है तो उसे भी राहत दी जाती थी, लेकिन इसके अंदर ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है। साथियों बहुत सारी चीजों को लेकर के यहां पर विरोध हो रहा है। न्यू प्रोविजन इज बिल सीक टू अवे विद द कंडीशन ऑफ 48 आवर्स। 48 घंटे के अंदर आपको उस जगह को खाली करना होगा। ऑक्यूपेंट वुड बी लायबल टू वैकेट द बिल्डिंग इमीडिएटली आफ्टर द कलेक्टर अनाउंसमेंट द
अवार्ड। जैसे ही कलेक्टर अनाउंस करेगा कि इस जमीन को हमने पीपीपी में ले लिया है, आपको 48 घंटे के अंदर वो जगह खाली करनी होगी। दिस इज एक्सट्रीमली ड्रैकोनियन एंड आर्बिट्रेरी, ऐसा अपोजिशन का कहना है। उम्मीद है आप सभी साथियों को यह बात समझ में आ गई होगी, क्या विषय है, किस प्रकार से यह आने वाले समय के अंदर क्रिटिसाइज होने वाला है और इसका विरोध भी संभव है। तो हरियाणा के अंदर जो बिल आए हैं, तो साथियों यहां पर यह बात आपको समझ में आ गया होगा। तो लैंड एक्विजिशन जो है, यह अपने आप में बहुत समय से भारत के अंदर एक चिंता का विषय रहा है और साथियों यहां पर आपके सामने यह बात अब पूरी तरह से क्लियर हो गई होगी। एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं, केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट मतलब राज्य सरकार के खिलाफ ऐसा काम, मतलब राज्य सरकार केंद्र के खिलाफ ऐसा काम क्यों कर सकती है? साथियों ऐसा नहीं है, केंद्र तो खुद ऐसा ही नियम चाहता था, लेकिन राज्यसभा में उन्हें बहुमत नहीं मिला। तो वहां से अपोजिशन का आरोप यह है कि उनकी सरकार जिन जिन राज्यों में चलती है, उन राज्यों से यह कह दिया गया कि आप अपने लेवल पर इस काम को कर लीजिए। यह है साथियों पूरी की पूरी बातें। उम्मीद है आपको यह सारी बात समझ में आ जाए, और ज्यादा स्पष्टीकरण आएंगे तो आप लोगों को यह बातें समझा दी जाएंगी। चाहता है आज आप लोगों के लिए मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट रखा गया है। मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है सुबह 10:10 पर, फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है अनअकैडमी पर। यदि आप चाहते हैं उस टेस्ट को देना, यह बिगिनर्स टू मास्टर टेस्ट सीरीज है। यदि आप तैयारी में बिल्कुल नए हैं तो भी आप इस टेस्ट को दे सकते हैं, और तैयारी में बहुत वृद्ध भी हो चुके हैं तो भी आप इस तैयारी को टेस्ट को दे सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट है, और यह टेस्ट सीरीज लगभग 20 टेस्ट की हम लोग रखना चाहते हैं। अगर आप लोगों ने एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट किया तो आप सभी का इसमें स्वागत रहेगा। सभी साथीगण उस लिंक को, जो कि मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा, वहां से आप क्लास में पहुंचने का कष्ट करें। इसके अलावा अनअकैडमी पर भी आपको वो मिल जाएगा। यदि आप मेरे साथ मिलकर के स्टैटिक जीके पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहां पर स्टैटिक जीके के मेरे बैच चल रहे हैं, यूपीएससी और एसएससी दोनों कैटेगरी में। यूपीएससी कैटेगरी के अंदर आप लोगों के लिए 2 महीने का प्रीलिम्स के लिए टारगेटेड बैच आया है, जिसमें करंट अफेयर्स, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, आर्टिकल्स, एनवायरमेंट रिलेटेड इश्यूज आदि सब आपको 13,500 रुपए में उपलब्ध है। गूगल प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करके आप सीधा इस बैच को यूपीएससी कैटेगरी में ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग माय रेफरल कोड अंकित10। ठीक इसी प्रकार से एसएससी कैटेगरी के अंदर भी आप लोगों के लिए बैच अवेलेबल है, जिसमें मैं स्टैटिक जीके डिटेल में पढ़ा रहा हूं, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मिलेगी। जल्दी ही नेक्स्ट वीक से आर्ट एंड कल्चर का बैच आने वाला है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथियों आजकल अनअकैडमी पर एक जबरदस्त फीचर आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, और वो ये है कि आप अपने एडुकेटर से कोई डाउट पूछ सकते हैं, और अगर उनसे नहीं पूछना है तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर ही आपको आस्क ए डाउट फीचर दिया हुआ है। आप अपना कोई भी डाउट डालिए, आपको उसका आंसर जरूर मिल जाएगा। इसके अलावा एडुकेटर से आप लाइव बात कर सकते हैं, आप अपने डाउट्स को डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ना केवल चैट के माध्यम से बल्कि ऑडियो के माध्यम से भी। ये प्लस के विद्यार्थियों के लिए अनअकैडमी पर दी जा रही बेहतरीन सुविधा है। तो फिर मुलाकात करते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके लिए सुरक्षित, महिलाएं आपके साथ